नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीव विज्ञान की टॉपिक वाइज जो हम क्लास चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, इसमें आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है कोशिका यानी कि सेल। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। यह जो वीडियो है आपकी आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए मिलता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तथा यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ डिटेल भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और डीएनए की यहाँ पे बात हुई थी कि डीएनए जो है किस अन्य कोशिकांग में पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर था। तो आइए यहाँ पे डीएनए के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम होता क्या है, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता रखना है। इसके बाद जो डीएनए की खोज है सर्वप्रथम बार 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। वहीं वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। तो ये फैक्ट आपको याद करना है। अगर आपसे पूछ ले कि सिर्फ डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिशर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जो खोज है, यह किसके द्वारा की गई थी, तो तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक हो जाएगा। इनके द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की गई थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सौर ऊर्जा एटीपी में किस में बदलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सौर ऊर्जा है वह एटीपी में निम्न में से किस में बदलती है? तो आप याद कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह मतलब गुणसूत्र जोड़ों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। वहीं टोटल पूछ ले तो टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 आपका राइट आंसर जाएगा। कुल अगर संख्या पूछ ले कि मानव शरीर में पाए जाने वाले कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल आपका हो जाएगा 43। वहीं अगर जोड़ा पूछ ले तो कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जो है जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है गुणसूत्रों का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने डिटेल भी लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा मनुष्यों में जो है टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप क्या याद कर लीजिएगा, टोटल जो है मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं जोड़ों की अगर बात करें तो 23 जोड़ा हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनमें से 22 जोड़े स्त्री तथा पुरुष में समान होते हैं। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। इन गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं स्त्री और पुरुष में समान रहते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है
स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। इसी 23वें गुणसूत्र को ही हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं, यानी कि इसी 23वें गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है, जेंडर का निर्धारण होता है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ सरीसृप होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, इनमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इन जीवों में जो है लिंग का जो निर्धारण होता है पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वह क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। आप याद कर लीजिएगा, जो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी आप याद कर लीजिएगा, जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन है यह किया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो अभी अभी हमने इनके बारे में बात कर ली थी कि कुछ जो सरीसृप होते हैं, कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया और आपका छिपकली हो गई, इनमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो है लिंग का जो निर्धारण होता है पर्यावरणीय ताप से होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, पर्यावरणीय ताप से जो है इनके अंदर लिंग का निर्धारण होता है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, जो पौधों की कोशिका होती है, उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो अभी अभी हमने बात की है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में पाई जाती है, तथा ये पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? तो वह जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। 8वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तथा यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका के आपके दो प्रकार होते हैं, एक आपकी यूकैरियोटिक होती है और एक आपका प्रोकैरियोटिक होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, तथा इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें नहीं पाई जाती है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी वह किसमें नहीं पाई जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, आपके नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन पौधे और जंतुओं में जो है आपकी कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका। आप याद कर लीजिएगा, समस्त पौधे और जंतुओं में जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी पौधे और जंतु में जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। तथा इन दोनों कोशिकाओं में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है और मतलब क्या पाया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है
इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक का जो है इसमें अभाव होता है, और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो यही मेजर डिफरेंस होता है केंद्रक का ही। तो इसमें जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो है आपके स्पष्ट केंद्रक का अभाव देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं में पाई जाती है और नीलहरी शैवाल में पाई जाती है, तथा जीवाणु और इनको छोड़कर जितने भी समस्त पौधे और जंतु होते हैं, समस्त पौधे और जंतुओं में आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। और मिस्टेक से निकल गया, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, सभी पौधे और जंतु में यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों उपर्युक्त, मतलब जो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों दिया गया है, आपका सही दिया गया है, प्रोटीन से और लिपिड से। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लसिका कोशिकाएं जो हैं मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिल्ली में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तिल्ली में। 12वां प्रश्न आपके सामने है, कोशिका नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका नाम जो है सर्वप्रथम बार किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार 1665 ईस्वी में, ईस्वी भी आप याद कर लीजिएगा, 1665 में जो है कोशिका की खोज की गई थी। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी मैंने लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम बार जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। वहीं सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो दोनों को ही आपको याद रखना है। तथा कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आप याद कर लीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का जो ऑक्सीकरण है वह नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवक यानी कि प्लास्टिड। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह जो है सबसे बड़ा अंगक होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तथा जो प्लास्टिड होते हैं, जो लवक होते हैं, इनको जो है 3 कैटेगरी में, 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हो जाएगा अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ये होते क्या हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे जो हरित लवक होते हैं आपके पर्णहरित, जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरित होता है, यहाँ पे पवन की जगह पर्ण होगा। पर्णहरित को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है हरे रंग का होता है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है कि जो हरित लवक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यह पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है यह हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र होते हैं, इसलिए यह सिर्फ जो है प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है हरित लवक। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यानी कि पौधों का जो हरा वाला हिस्सा होता है, जो पत्तियां होती हैं, मेनली पत्तियों में ही यह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहाँ पर जो है
प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बॉडी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यह हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा कि हरे रंग के अलावा भी अन्य रंग के पेड़ पौधे फल होते हैं, तो उनमें जो अन्य रंग होता है उसके लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है, तो उसमें जो है बॉडी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो है जिम्मेदार होता है पौधों या फलों में अन्य रंगों के लिए। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। जैसे आपका सेब का जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। इसके अलावा पपीते का जो पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो इनके बारे में मैंने प्रीवियस की क्लास में पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस की क्लास को हमारे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं बायोलॉजी वाली, उसमें मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आप जान लीजिए कि पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य जो भी रंग होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो क्रोमोप्लास्ट यानी कि बॉडी लवक जिम्मेदार होता है। तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक। इसके कारण क्या होता है, तो ये जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता होगा, आपने देखा होगा कि जो पौधों का तना वाला हिस्सा होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वो हिस्सा आपका रंगहीन होता है। तो यह आप देख पा रहे हैं, यह एक रंगहीन लवक होता है जो पौधों के संचय वाले अंगों में पाया जाता है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जो हिस्सा पौधों का सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, यह पौधों के उन कोशिकाओं वाले हिस्से में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप याद कर लीजिएगा राइबोसोम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, इसको हम सेल वॉल कहते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न आपके सामने है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, तो आप याद कर लीजिएगा, अभी हमने बात की है क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है फूलों और बीजों को जो है विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग मिलता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में हम बोलते हैं बॉडी लवक, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइसोसोम। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, जो लाइसोसोम होता है यह जंतु कोशिका में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। इनका जो निर्माण होता है गोल्जी काय में होता है तथा यह अंततः कोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, इनका जो निर्माण होता है गोल्जी काय में होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसी कारण से इन्हें जो है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो आप याद कर लीजिएगा, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है मेनली आपका राइबोसोम में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइबोसोम जो है सक्रिय स्थल होता है प्रोटीन के निर्माण का। 21वां प्रश्न आपके सामने है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, तो आप याद कर लीजिएगा, कोशिका को एक निश्चित रूप जो है प्रदान किया जाता है कोशिका भित्ति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने आपको प्रीवियस के प्रश्नों में बताया था कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किसमें, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो इसमें से जो है यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो कवक में, ईस्ट में मिलती है, लेकिन जो आपके जीवाणु होते हैं जीवाणु में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। आप याद कर लीजिएगा, जीवाणुओं में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। तो इस प्रकार से जीवाणु में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणुओं में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रतिपादित किया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाटसन और क्रिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में यह जो प्रश्न है कई बार पूछा भी गया है, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तथा इसकी जो खोज है इन्होंने 1953 में करी थी। किस वर्ष में? तो 1953 में करी थी। और इसी के लिए जो है इनको जो है 1962 में नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। तो नाम आप याद कर लीजिएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इम्पॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रक की खोज किसके द्वारा करी गई थी? केंद्रक की यहाँ पे बात हो रही है। तो केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे छोटी कोशिका की यहाँ पे बात हो रही है कि संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वह कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा नामक एक परजीवी जीवाणु होता है। इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पूरा नाम इसका आप याद कर लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह एक परजीवी जीवाणु होता है जिसकी जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस प्रश्न की बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका आपकी हो जाएगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की। वहीं संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। वही मनुष्य के शरीर की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल की। तथा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। तो ये फैक्ट भी आप क्लियर कर लीजिएगा। वहीं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे लंबी कोशिका की यहाँ पे बात करें, तो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन की जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है यह किया गया था वाल्डेयर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही दिया गया है? तो आइए बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहला कथन दिया गया है, इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। बिल्कुल सही है, इसमें जो है स्पष्ट केंद्रक का अभाव देखने को मिलता है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। तो उपर्युक्त सभी आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? तो नील हरित शैवाल और जीवाणु जो है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडाणु की जो कोशिका होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला कथन है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने अनुपस्थित की बात की थी ना, इसमें प्रोकैरियोटिक में जो है आपकी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, लेकिन आपका जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में, इसी कारण से मैंने इन दोनों प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तथा इसमें जो है एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो है एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन आपके सही दिए गए हैं। तो समस्त पौधे और जंतु जो होते हैं, सभी पौधे और जंतुओं में जो है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो इस प्रकार से इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।